टेक्निकल क्लास को फिर से हम संविधान की विशेषताओं में हैं। पहला हेडिंग लिखिए, फर्स्ट पहला लिखिए, निर्मित, लिखित और विशाल संविधान। उसको हेडिंग बनाइए। कौन बताएंगे कि किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का अलिखित है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखना है कि निर्मित और लिखित का मतलब ही यही है कि इस संविधान को लिखा गया है। लिख दीजिए फर्स्ट पॉइंट। लिखिए, चूंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अलिखित है, लेकिन लेकिन भारतीय संविधान भारतीय संविधान लिखित संविधान है, लिखित संविधान है जो दुनिया का सबसे विशाल संविधान है, जो दुनिया का सबसे विशाल संविधान है, जो दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलेंगे। इसी में लिखिए, जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब संविधान का निर्माण हुआ था, तब इसमें तब इसमें 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 8 अनुसूची विद्यमान थे। 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 8 अनुसूची विद्यमान थे, लेकिन लेकिन वर्तमान में 470 अनुच्छेद 470 वर्तमान में 470 अनुच्छेद 25 भाग 25 25 भाग और 12 अनुसूचियां मौजूद हैं मौजूद हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि आरंभ में 395 22 और 8 था, अभी 470 25 और 12 है। इसको रट के रखना है, यह आंकड़ों में पूछा जाता है। कभी आपसे पूछा जाए कि कितने देशों का हमने संविधान रीड किया अपना संविधान बनाने से पहले, तो लगभग 60 देशों का संविधान हमने पढ़ा। लिख दीजिए, भारतीय संविधान बनने से पूर्व भारतीय संविधान बनने से पूर्व 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया अध्ययन किया गया। ठीक है,
अब चलते हैं नंबर 2 में, संविधान की सर्वोच्चता। पॉइंट नंबर 2, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। अब ये तो सबको पता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि देश में संविधान सभी नियमों से ऊपर है, और जब भी देश में किसी बिंदु पर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि यह अमुक नियम संविधान की सीमाओं को पार कर रहा है, तो न्यायपालिका उस नियम को रद्द कर देती है। अभी बिहार में जो वर्तमान में जो आरक्षण दिया गया था, आप सभी ने देखा होगा कि जातिगत जनगणना के बाद एक नए सिरे से आरक्षण को गढ़ा गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, और फिर से वही 60 वाला आरक्षण चल रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा, लिख दीजिए इसमें। देखिए, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित है। संविधान की सर्वोच्चता स्थापित है। संविधान की सर्वोच्चता स्थापित है, एवं एवं सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। ठीक है, याद रखेंगे। पूछेगा कि संविधान की रक्षा कौन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। जब भी कोर्ट को लगता है किसी बिंदु पर यहां संविधान की अवहेलना हो रही है, तो कोर्ट उसको रद्द कर देता है। तीसरा लिखिए, थर्ड, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बिंदुओं पर संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, दोनों सदन का पक्ष चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां केवल राज्य समर्थन दे दे तो काम हो जाता है। दो तरह के मुद्दे हैं। तो एक तरफ जहां विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, वहां संविधान कठोर है। लेकिन ऐसे भी बिंदु हैं लोकहित के, जहां केवल राज्य हाँ में हाँ मिला दे तो काम हो सकता है, तो यहां पर लचीला है। दोनों के बीच का रास्ता अपनाया गया है। लिख दीजिए, लिखिए, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों को भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों को संशोधित करने के लिए जहां जहां विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जहां विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, संशोधित करने के लिए जहां विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, वहीं बोर्ड क्लैरिटी सही जा रही है? एक बार देखिए तो, दिख रहा है कि अब भी नहीं दिख रहा है? फोटो जी, थोड़ा सा रुक जाइए और इसको यहां से हटा ही देते हैं। एक बार दोबारा से बताइए तो कैसा जा रहा है? अच्छा, आगे चलते हैं। इसको वीडियो में जाके मैं आज देखूंगा कि किस तरह की क्वालिटी आ रही है। आगे चलते हैं, मूल बातों में आते हैं। एक तरफ आपने देखा कि अधिकांश संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है,
वहां कुछ विषयों पर राज्य का अनुसमर्थन भी प्राप्त करना पड़ता है, जो संविधान की कठोरता को दिखाता है, जो संविधान की कठोरता को दिखाता है। अब दोबारा कहा जाए, एक बार दोबारा, एक तरफ जैसे हमने लिखा, दोबारा से इस लाइन को दोहरा देते हैं कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों को संशोधित करने के लिए जहां विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, वहीं कुछ विषयों पर, तो थोड़ा ठीक करके लिखिएगा, कुछ विषयों पर आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, जो संविधान की कठोरता को दिखाता है, जो संविधान की कठोरता को दिखाता है, जो संविधान की कठोरता को दिखाता है। जबकि 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 कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जहां केवल जहां केवल साधारण बहुमत के माध्यम से ही, साधारण बहुमत के माध्यम से ही माध्यम से ही संविधान संशोधन किया जा सकता है, संविधान संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसको तीन भागों में बांट कर लिख दीजिए। संविधान संशोधन को हम तीन भाग में बांट के देख सकते हैं। बीच में लिखेंगे संविधान संशोधन, उसको तीन पार्ट्स में बांट देंगे। ठीक है, देखिए तीन प्रकार से संशोधन हो सकता है। पहला है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत, इसमें लिख दीजिए 50% वोट से एक ज्यादा प्लस वन, 50% प्लस वन, 50% प्लस वन। ठीक है, दूसरा लिखिए विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, इसमें लिखिए 50% प्लस उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई। दो तिहाई से अधिक कर दीजिएगा, उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई से अधिक वोट। ये दोनों बहुत सामान्य हैं, बराबर प्रयोग में आते हैं। सामान्य मुद्दों पर साधारण बहुमत होता है, जबकि थोड़े से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या होता है, विशेष बहुमत होता है। याद रखिएगा। तीसरा लिखिए, एक और प्रकार है। विशेष बहुमत समझ गए, 50% वोट प्लस उपस्थित मेंबर्स का दो तिहाई से अधिक। तीसरे में लिखिए विशेष बहुमत
बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। आधे राज्यों का समर्थन। तीन प्रकार हैं। ये वीडियो काफी क्लियर जाएगी, वीडियो में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहां ग्रीन सिग्नल दिख रहा है उसकी क्वालिटी में। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, तीन प्रकार से हम बांटकर देख सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरे वाले का उदाहरण भी लिख सकते हैं आप, थर्ड वाले का, जहां संविधान काफी कठोर हो जाता है, उसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, क्या मतलब हुआ इसका? यदि राष्ट्रपति के चुनाव के प्रोसेस में संविधान को बदलाव करना हो तो विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। कुल मिलाकर इतना याद रखना है, जितना बड़ा मुद्दा उतना कठोर संशोधन, जितना छोटा मुद्दा उतना लचीला संशोधन है। तो पहला आपने लिखा इसमें राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा लिखी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। तीसरा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व। और चौथा, सातवीं अनुसूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सूची का बंटवारा है, आगे पढ़ेंगे। सातवीं अनुसूची, ये चार पांच ऐसे बिंदु हैं जहां विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए, इसको ध्यान में रख लेंगे। कॉपी के सबसे टॉप पर लिखिए, संविधान किसी देश की मौलिक विधि होती है। संविधान किसी देश की मौलिक विधि होती है, मौलिक विधि होती है। संविधान किसी देश की मौलिक विधि होती है, ठीक है। वहीं पर लिखिए ऊपर में, भारतीय संविधान का आधार, भारतीय संविधान का आधार 1935 का, 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। भारत सरकार अधिनियम है। मुख्य बातों में आ जाएंगे। मुख्य बातों में कुछ नोट्स लिख लीजिए। देखिए नोट नंबर 1, पहला, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। नोट नंबर 2, भारतीय संविधान न तो अमेरिका की तरह कठोर है। भारतीय संविधान न तो अमेरिका की तरह कठोर है और न ही श्रीलंका और ब्रिटेन की भांति लचीला है। और न ही श्रीलंका और ब्रिटेन की भांति लचीला है। लचीला है। पॉइंट नंबर 3, सभी लोग वीडियो कॉल में बने रहें ताकि थोड़ा दिखता रहे कि लाइव चल रहा है, क्योंकि वैसे भी स्टूडियो ग्लिच से भरा हुआ है अभी। नेक्स्ट लिखिए,
नोट में ही संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जिसका उल्लेख जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में है। 368 में है। ठीक है, इतनी बातों को याद रखेंगे। आर्टिकल 368 को जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जितनी एग्जामिनेशन देंगे उसमें 368 पूछा ही जाएगा। तो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, और याद रखना है कि अनुच्छेद 368 में अमेंडमेंट है, संशोधन है। अब लिखिए चौथा पॉइंट, फोर्थ, संघात्मक किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। संघात्मक किंतु एकात्मकता। अपने अपने फोन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, थोड़ा बड़ा दिखेगा। यदि कोई सीधा करके देख रहे हो उसको लैंडस्केप कर लीजिए, ऐसे उसका मोड दिया होता है। जब तक थोड़ी स्टूडियो फिट नहीं हो जाती है तब तक उसको बड़ा करके देखिए, तो कुछ क्वालिटी क्लियरेंस मिलेगी। वैसे वीडियो में सब कुछ वेरी वेरी क्लियर रहेगा, वहां दिक्कत नहीं होगी। संघात्मक किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। झुकाव है, इसको समझ लेते हैं। संविधान के पहले क्लास में हमने परिसंघ, संघ और एकात्मकता को देख लिया था। अमेरिका का एग्जाम्पल और ब्रिटेन का एग्जाम्पल आप सभी को याद होगा। वैसे हमने भारत का उदाहरण भी दिया था, उसमें कई देशों का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन सबके जेहन में होगा। तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारा अनुच्छेद 1 है, आज मैं सारे अनुच्छेद आपको एक साथ पढ़ा देता हूं। मैं कोशिश करूंगा आज थोड़ी लंबी क्लास लेकर, यदि आप टिके रह गए तो ढेर सारी बातों को पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व कर देते हैं। यदि बोर्ड दिख जाए तब, ना दिखे तो फिर उसको रोकना पड़ेगा। जो आर्टिकल 1 है संविधान का, अनुच्छेद 1 है, वह क्या कहता है? वह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। जबकि यदि हम आगे चलकर देखते हैं तो संविधान की सर्वोच्चता भी देखने को मिलती है। तो एक तरफ हमें संघात्मकता के भी दर्शन होते हैं, एक तरफ एकात्मकता के भी दर्शन होते हैं। इसको लिख दीजिए। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 1, संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, कहता है भारत राज्यों का संघ है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, जो एकात्मकता को दिखाता है। एकात्मकता को दिखाता है। जबकि जबकि लिखित संविधान का होना जबकि लिखित संविधान का होना लिखित संविधान का होना, कौमा, सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका, कौमा, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कहां से लिया गया है जी? ये कौन बताएंगे? कनाडा। ठीक है,
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन यह दिखाता है कि यह संघात्मक संविधान है। यह दिखाता है कि यह संघात्मक संविधान है। जबकि 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 राज्यपाल की नियुक्ति जबकि राज्यपाल की नियुक्ति कौमा आपातकालीन उपबंध राज्यपाल की नियुक्ति कौमा आपातकालीन उपबंध तथा वित्तीय प्रणाली पर केंद्र का हावी होना वित्तीय प्रणाली पर केंद्र का हावी होना यह दिखाता है कि यह एकात्मक भी है। यह एकात्मक भी है। याद रखेंगे, सारे लक्षण मौजूद हैं। ब्रिटेन के भी लक्षण मौजूद हैं और अमेरिका के भी लक्षण मौजूद हैं। तभी तो केसी ह्यूयर ने कहा था, यह न फेडरल है न यूनिटरी है, क्वासी फेडरल है, अर्धसंघात्मक है। इसी में जोड़ दीजिए एक लाइन, केसी ह्यूयर ने इन्हीं कारणों से केसी ह्यूयर ने इन्हीं कारणों से केसी ह्यूयर ने इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा। अर्धसंघात्मक कहा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अर्धसंघात्मक कहा। आगे लिखिए, पांचवा हेडिंग, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको समझते हैं। जब भी कभी संसदीय प्रणाली की बात आती है तो ब्रिटेन से लिया गया है, इसको याद रखना है। मैं लास्ट में आपको एक एक पॉइंट लिखवा दूंगा कि कौन सा उपबंध किस देश से लिया गया है। जैसे अभी हमने आपातकालीन शक्ति पढ़ी, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, इसको तत्काल याद रख लीजिए। अन्य बातों में सब लिखवा देंगे एक साथ। संसदीय प्रणाली का क्या मतलब होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, इसको कभी नहीं भूलना है, लिख दीजिए। यह प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। यह प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, जिसमें जिसमें कार्यपालिका जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। नोट में लिखिए, यहां पर होती है। नोट में लिख दीजिए, संसदीय प्रणाली संसदीय प्रणाली कौमा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। संसदीय प्रणाली कौमा
विधि का शासन, विधि का शासन और एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। नोट नंबर 2, अगला नोट, नोट नंबर 2 में लिख देंगे, देखिए, मूल अधिकार, मूल अधिकार, कौमा न्यायपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति, कौमा पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, कौमा उपराष्ट्रपति का पद। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति की अवधारणा कहां से आई है? ब्रिटेन से। लेकिन उपराष्ट्रपति की अवधारणा आई है अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। नोट नंबर 3, 3, 3 में लिखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कौमा राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन अभी भी होता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, मनोनयन एवं एवं राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। याद रखेंगे इसको, एक एक बात परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट, आपातकालीन शक्ति जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नोट में लिखते रहिए, आपातकालीन शक्ति जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। वाइमर संविधान से लिया गया है। संघीय शक्ति कनाडा से ली गई है। संघीय शक्ति कनाडा से ली गई है, कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट, संघीय शक्ति कनाडा से ली गई है, ली गई है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। एक और जोड़ दीजिए इसमें, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती, ठीक है। आपने अब समझ लिया होगा कि संघीय व्यवस्था क्या होती है और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है। ब्रिटेन से जो जो लक्षण मिल रहे हैं वह एकात्मक है, अमेरिका से जो जो लक्षण मिल रहे हैं वह संघीय है। अगला पॉइंट लिख दीजिए स्टार देकर, एक दो बातें और लिख दीजिए, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। इसमें लिखिए, एकल चुनाव आयोग
एकल चुनाव आयोग, कॉमा एकल लेखा परीक्षा, एकल लेखा परीक्षा, कॉमा केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति तथा अखिल भारतीय सेवा, आईएएस आईपीएस, अखिल भारतीय सेवा किसके लक्षण है? कौन बताएंगे? एकात्मकता के लक्षण है। देखिए, एकात्मकता के लक्षण है, एकात्मकता के लक्षण है। आपातकालीन उपबंध किसका लक्षण है? भी लिखवा दिए हैं, एकात्मकता का लक्षण है, इसको ध्यान में रखिएगा। एकल नागरिकता किसका लक्षण है? एकात्मकता का लक्षण है। जहां राज्य अपने आप को कहेगा, केंद्र अपने आप को कहेगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, वो एकात्मकता का लक्षण है। और जहां केंद्र राज्य में शक्ति का विभाजन देखने को मिलेगा, वो फेडरल का लक्षण है, संघात्मक का लक्षण है। सीधी बात, अमेरिका में जो जो होता है, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका है, वहां पर उपराष्ट्रपति का पद है, मूल अधिकार है, तो वो सब के सब क्या है? संघात्मकता के लक्षण है। ब्रिटेन में क्या है? एकल नागरिकता है, राष्ट्रपति या राजा नाम मात्र का प्रधान है, प्रधानमंत्री को सर्वोच्च शक्ति है, संसदीय व्यवस्था है। ये सब क्या है? यूनिटरी का लक्षण है। बहुत कॉमन है, इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, अगला देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका अभी हमने चर्चा किया कि भारत की जो न्यायपालिका है वह अमेरिका से प्रेरित है, इसको ध्यान में रखेंगे। अभी हमने चर्चा किया कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय यानी बीच का रास्ता अपनाया गया है। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च और स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च और स्वतंत्र है, स्वतंत्र है एवं एवं इसकी निष्पक्षता हेतु, इसकी निष्पक्षता हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान किए गए हैं। पहला, फर्स्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा, देखिए आचरण पर विधायिका में विचार नहीं किया जा सकता। आचरण पर विधायिका में विचार नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता मतलब न्यायपालिका के आचरण पर विधायिका में कोई विचार नहीं कर सकते। केवल और केवल राष्ट्रपति ही जो सोचेंगे वो सोचेंगे, कोई अरंगा नहीं लगा सकता। एक तो सर्वोच्चता के लक्षण, निष्पक्षता के लक्षण यहां देखने को मिलते हैं, और भी कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। पैराग्राफ बदल कर लिख दीजिए, एक दो केस मेंशन कर दीजिए। लिखिए, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ का मामला।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ का मामला, केरल राज्य संघ का मामला, कॉमा कॉमा शाहबानो जैसे मामलों में, शाहबानो जैसे मामलों में न्यायपालिका की सर्वोच्चता दिखती है। ठीक है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता दिखती है, मतलब जहां भी लगा है जुडिशियरी को कि अमुक कानून अथवा नियम देश के संविधान के विरुद्ध है, वहां उसको वह रद्द कर देता है। और जहां अभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को केवल एक वाक्य के कारण कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। आपने इस मामले को देखा होगा, उन्होंने गलती से कह दिया था कि एसपी का पावर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज से ज्यादा होता है, जिला सत्र न्यायाधीश से ज्यादा होता है। इस पर न्यायपालिका ने उनको समन जारी कर दिया। तो बहुत शक्ति है उसके पास। जब भी लगता है कि देश में किसी विचारधारा से राष्ट्रीय भावना आहत हो रही है, संविधान आहत हो रहा है, तो उस व्यक्ति को समन जारी करना और दंड देना भी न्यायपालिका का काम होता है। कोई नहीं बच सकता। हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, इसी में लिखी एक दो बातें और। फोटो जी थोड़ा माइक पास लेके बोलिए एक बार, या स्पीकर ऑन करना पड़ेगा, आज मैंने हटा दिया है स्पीकर। एक सेकंड रुक जाइए। एक बार दोबारा बोलिए, आवाज देखते हैं आ रही है कि नहीं इसमें। हाँ आवाज आ रही है, बताइए। सुनाया जाए। हाँ इसी पर चल रही थी, इसी पर चल रही थी। कई बार ऐसा हुआ है कि न्यायपालिका पर प्रश्न भी उठाए गए हैं। ऐसा नहीं कि न्यायपालिका पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, ऐसा नहीं है। वहां भी करप्शन के पूरे गुंजाइश होते हैं, लेकिन उसका सिद्धांत क्या है? करप्शन विरोधी है, उसका सिद्धांत है रक्षा करना। संविधान का अंतिम संरक्षक वही है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। यदि कोई गलत करता है तो उस जज पर भी देखेंगे महाभियोग चलता है। इसमें दो चार बातें और ऐड कर दीजिए, लिखिए स्टार देकर अलग से इसी में। देखिए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट शीर्षस्थ न्यायालय है। शीर्षस्थ, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट शीर्षस्थ न्यायालय है, जिसके अधीन राज्यों के हाई कोर्ट आते हैं। उच्च न्यायालय, जिसके अधीन राज्यों के हाई कोर्ट आते हैं, जिनकी संख्या 25 है। 25 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, याद रखेंगे इस सबको। अब दूसरा बिंदु पूछा जाता है कि जजों का अथवा न्यायालय का खर्चा कौन चलाता है? तो भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। लिख दीजिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट का खर्च, सुप्रीम कोर्ट का खर्च भारत सरकार के संचित निधि से चलाया जाता है। भारत सरकार के संचित निधि से चलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद
न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद निचले अदालत में वकालत नहीं कर सकते। निचले अदालत में वकालत नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, रिटायर हो गया, वो चाहता है कि मैं वकालत करूं, नहीं कर सकता हाई कोर्ट में, अन्य सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं कर सकता वो। हाई कोर्ट का जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट में चाहे तो वकालत कर सकता है, रिटायरमेंट के बाद ऊपर जा सकता है, लेकिन निचले कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। गरिमा के खिलाफ है। इसको ध्यान में रखना है। कॉपी के सबसे ऊपर लिख दीजिए, टॉप पर। देखिए, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या 33+1 है। 34। 33+1 है, मतलब 33 जज होंगे और एक चीफ जस्टिस होंगे। एक है। अगला हेडिंग बनाएंगे, 7वां नंबर होगा शायद। देखिए, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय है। तीर का चिन्ह, इसमें एक लाइन लिख दीजिए। इसका अर्थ है कि दोनों के बीच का रास्ता अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि दोनों के बीच का रास्ता अपनाया गया है। मतलब मैंने समझा दिया था कि जहां पर संसद किसी गलत कानून को पारित करे, लगे कि संविधान पर आंच है, तो न्यायपालिका उसको रद्द कर देगी, और जहां पर न्यायपालिका सीमा से बाहर निकल जाए, वहां पार्लियामेंट उसको भंग कर सकता है। इसको ऐसा ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए, भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य है। इसमें अलग से कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है, पहले ही हम संप्रभुता को पढ़ चुके हैं। देखिए, अन्य विशेषताएं हेडिंग में, अन्य विशेषताएं। अब आप स्टार देकर लिख सकते हैं। देखिए, मूल अधिकारों की व्यापकता है। मूल अधिकारों की व्यापकता है। व्यापकता है। एवं इस कड़ी में, इस कड़ी में आरंभ में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। इस कड़ी में आरंभ में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। 7 मूल अधिकार दिए गए थे, जिसकी संख्या वर्तमान में 6 है। 6 है। 7 मूल अधिकार दिए गए थे, जिसकी संख्या वर्तमान में 6 है। इसी में ऐड कीजिए। कोई बताएंगे कि कौन सा मूल अधिकार हट गया है? संपत्ति का अधिकार। वेरी गुड। अब कहां पर है? कहां पर है? 300A या क में।
ध्यान रखिएगा, एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। वैसे मूल अधिकार एक चैप्टर है, वहां विस्तार से देखेंगे। फिलहाल संक्षेप में याद रख लेते हैं विशेषताओं में। ये मूल अधिकार था। बाद में मोरारजी देसाई के टाइम में 44वां संविधान संशोधन 44th में 44वां संविधान संशोधन 1978 के आलोक में इसको उड़ा दिया गया यहां से। और वर्तमान में आर्टिकल 300 क या इंग्लिश में लिखें तो 300 ए में डाल दिया गया कि अब संपत्ति किसी का मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति क्या है, व्याख्या का प्रश्न है। इसीलिए आप देखते होंगे जब भी कोई अधिकारी या कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी पद पर लाभ प्राप्त व्यक्ति आवश्यकता से अधिक पैसा अर्न कर लेता है तो उसके विरुद्ध में जांच बैठ जाती है और क्या कहा जाता है, इसकी संपत्ति की जांच करवाइए। इसलिए कहा जाता है कि संपत्ति अब मूल अधिकार नहीं रहा। अब संपत्ति क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। तो यदि आप संपत्ति साबित कर देते हैं कि आपने किस सोर्स से लाया है वो सोर्स वैध है तो बच जाएगा, वरना वो संपत्ति सरकार के ट्रेजरी में चला जाएगा, गरीबों में बांट दिया जाएगा, योजनाओं में लगा दिया जाएगा। ये इसका मतलब है। आप इसको लिख दीजिए। देखिए, संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के आलोक में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के आलोक में मूल अधिकार अनुच्छेद 31 से हटाकर मूल अधिकार अनुच्छेद 31 से हटाकर हटाकर अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है, जो अब कानूनी अधिकार है। जो अब कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है। जो अब कानूनी अधिकार है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। मूल अधिकार का एक पूरा चैप्टर है, वहां उसको हम विस्तार से देखेंगे। अगला लिखिए, वर्तमान संविधान में 11 मूल कर्तव्य भी समाहित हैं। वर्तमान संविधान में 11 मूल कर्तव्य भी समाहित हैं। कोई बताएंगे किस संशोधन से आया है और क्या जोड़ा गया है उसमें लास्ट में? कौन सा? उसमें क्या जोड़ा गया था? उसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था, भाग 4 क 51 क में। तो आपने लिखा कि मूल कर्तव्य 11 हैं, उसमें कहीं इंडिकेट कर दीजिए भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क। इसको नोट कर दीजिए। अन्य बातों को हम आगे देखेंगे। नोट लिख लीजिए इसके बाद। केसी हियर तो हम लिख चुके हैं। केसी हियर के बाद एक और पॉइंट लिख लीजिए नोट में। देखिए, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग
फेडरलिज्म, बार्गेनिंग, फेडरलिज्म की अवधारणा बार्गेनिंग, फेडरलिज्म की अवधारणा मॉरिस जोन्स ने दी थी। मॉरिस जोन्स ने दी थी। बार्गेनिंग फेडरलिज्म की अवधारणा मॉरिस जोन्स ने दी थी। इसको ध्यान में रख लेंगे। एक और लिख दीजिए नोट में, देखिए सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद की अवधारणा ऑस्टिन ने दी। ऑस्टिन, सहकारी संघवाद की अवधारणा ऑस्टिन ने दी। सहकारी संघवाद की अवधारणा ऑस्टिन ने दी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण बातें हैं। ऑस्टिन ने दी। एक और नोट लिख दीजिए, देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली को, भारतीय संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर मॉडल, इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर मॉडल के आधार पर निर्मित किया गया है। निर्मित किया गया है जिसमें जिसमें एक उत्तरदायी सरकार, जिसमें एक उत्तरदायी सरकार, कौमा मंत्रिमंडल की व्यवस्था, मंत्रिमंडल की व्यवस्था और प्रधानमंत्री का पद समाहित है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन में, अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन में, अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका और विधायिका के बीच, कार्यपालिका और विधायिका के बीच, विधायिका के बीच शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत है। शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत है। याद रहेगा, सिद्धांत है। कुछ बेसिक समझ में आया कि नहीं आया संविधान के बारे में? कुछ समझ पाए? पहले तो विशेषता को समझना है। हमने आज यह देखा कि भारतीय संविधान के पास कई विशेषताएं हैं। कुछ लक्षण संघवाद के हैं, कुछ लक्षण एकात्मकता के हैं। जो अमेरिका के जुड़े हुए लक्षणों से लक्षण मिलते हैं वह संघवाद का है। जो ब्रिटेन के संवैधानिक ढर्रे से जो लक्षण मिलता है वह एकात्मक का है। लेकिन चूंकि हमने दोनों के बीच का रास्ता अपनाया, इसीलिए केसी फियर ने इसे अर्धसंघात्मक कहा। इसको ध्यान रखिएगा। हमने देखा कि विशाल निर्मित और लिखित संविधान है। अब लिखित का क्या मतलब है?
तो चूंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है इसलिए वो एकात्मक है। भारत का क्या है, लिखित है, भारत संघात्मक है, अंतर हो जाता है। एकल नागरिकता भारत में है, ब्रिटेन की तरह तो भारत एकात्मक है यहाँ पर। अमेरिका की तरह स्वतंत्र न्यायपालिका है तो संघात्मक है। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद राजा की भांति है तो एकात्मक है। प्रधानमंत्री का पद क्या है, ब्रिटेन की भांति है तो एकात्मकता को दिखाता है। कई बिंदु जैसे मूल अधिकार क्या है, संघात्मकता को दिखाता है। तो दोनों के लक्षण मौजूद हैं। एक बार हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि हम संविधान के विकास को देखें, कई बार हमसे क्वेश्चन दिख रहा है क्या, एक बार देखिए तो। नहीं दिख रहा है। कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको यह दिख रहा हो, एक व्यक्ति को पूरा दिख रहा है। ये ग्लिच है, ये नेटवर्क ग्लिच है शायद आज। यदि दिख रहा है तो ठीक है, अन्यथा इसको भेज देंगे, क्योंकि मुझे फ्रेश दिख रहा है, मेरे ही आउटपुट स्क्रीन में मुझे पूरा क्लियर दिख रहा है। क्या? एक बार जूम हो रहा है, एक बार देखिए तो। नहीं दिखता है, इसका मतलब कोई ग्लिच है लगता है मुझे आज, सर्वर ग्लिच लग रहा है। क्योंकि आउटपुट का जो स्क्रीन यहाँ शो कर रहा है वो 100% पिक्सल शो कर रहा है, इसका मतलब है कि नेटवर्क इशू है। चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं, ये भेज देंगे, आप लोग समझ जाएंगे। कल ये भी ठीक हो जाएगा तब तक। जब संविधान के विकास को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि 1935 का जो एक्ट है उसका 2/3 हिस्सा संविधान में कॉपी किया गया। कई बार विचारक इस पर आवाज भी उठाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास अक्ल नहीं था इसलिए हमने इसको कॉपी कर लिया। आपसे भी यह प्रश्न साक्षात्कार में पूछा जा सकता है कि ऐसा ऐसी क्या नौबत आ गई कि जब हमारे पास एक स्वतंत्र अवसर था तो हम एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख पाए। इसका जवाब यह देना है कि हम संकोची स्वभाव के व्यक्ति नहीं थे। हमने दुनिया के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, 60, और हमने पाया कि जितना विकसित संविधान 1935 का हम बना चुके थे, ब्रिटिश सरकार बना चुकी थी, उस संविधान के लेवल को तोड़कर और उससे ऊंची व्यवस्था दे पाने में कोई समर्थ नहीं था उस समय। इसको ध्यान में रखना है। तो हमने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया। हमने बहुत देशों से राय मांगे, लेकिन उस समय दुनिया में उससे अच्छा संविधान किसी के पास नहीं था, ना ही उससे अच्छा आइडिया किसी के पास था। तो हमने उसको कॉपी किया, लेकिन हमने वो स्रोत खुला रखा कि जिस देश में संविधान का कोई बिंदु सर्वोच्चता को स्पर्श कर रहा था, हमने उस देश से उस बिंदु को अचीव कर लिया, और अचीव करने के बाद अपने देश के संविधान में ऐड कर लिया। हमने संशोधन का दरवाजा खुला रखा, जिसे हमने अफ्रीका से प्राप्त किया, अनुच्छेद 368, ताकि आगे चलकर यदि हमसे कोई कमी रह जाए तो उस कमी की हम क्षतिपूर्ति कर सकें। तो कुल मिलाकर हम ये नहीं कह सकते कि हमने 35 से सीधा कॉपी कर लिया, क्योंकि हमारे पास प्रतिभा या समझ का अभाव था। हम संविधान को 1935 तक बहुत ठीक से समझ चुके थे। आपने देखा होगा 1909 के बाद से ही इलेक्शन शुरू हो गए थे। याद होगा मार्ले मिंटो सुधार हमने पढ़ा था, 1909 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हमने पढ़ा था। तो इलेक्शन में कांग्रेस वहीं से भाग ले रही है, इसको संज्ञान में रखना है। यहाँ जो एक चार्ट है, ये चार्ट दिखाता है कि किस समय गवर्नर जनरल कौन था, किस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था, और आजादी के बाद कौन बना। इस चार्ट में ये बातें समाहित हैं। इसके बाद जो अगला पेज है मैं आपको सेंड कर देता हूं, अच्छा रहेगा कि आपको भेज देते हैं, ठीक है। तो फायदा ये होगा कि आप देख भी सकते हैं इसको बाद में। मैंने पहला सेट आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया है, जो संभवतः 5 पेज का है। इसको अपने स्तर से देख लेंगे, जब ये ठीक हो जाता है तो इसकी प्रैक्टिस भी क्लास में करवा लेंगे।
सेकेंड वाले में अधिनियम के बारे में है, कौन सा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ और उसका विषय क्या था। थर्ड पेज में एक्ट्स हैं, जैसे रेगुलेटिंग से लेकर 1947 का अधिनियम तक है। और इसका एक और सीट है जिसमें सारे अनुच्छेद हैं, सारी अनुसूचियां हैं, सारे भाग हैं, किसमें क्या है, जो एक तरह से एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस सब को एक क्लास में हम देख सकते हैं एक साथ। वर्तमान में हम इस टॉपिक पर आ गए थे कि क्या हम संकुचित बुद्धि वाले व्यक्ति थे जो संविधान का कॉपी करता कहा जाए, या हम उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे कि संसार में किसी भी देश के बनाए मेरिट को हम स्वीकार कर सकें। तो हम उदारवादी थे। हमने अपना माइंड ओपन रखा, जहां से जो बेस्ट मिल सका उसे हमने अचीव किया। यह आपका उत्तर होना चाहिए। अब जो केंद्र राज्य संबंध के आधार पर हम संविधान की विशेषता को देखें तो वहां भी हमें संघीय विशेषताएं देखने को मिलती हैं। शुरुआत करते हैं, 10-15 मिनट क्लास को और आगे ले चलते हैं। इसमें टेक्निकल इशू है तो इसको कल देखेंगे हम। दिख रहा है? एक बार देखिए दोबारा। दिख रहा है तो फिर से पेज ओपन कर देंगे। सभी अभ्यर्थी देख लीजिए। क्योंकि यह नेटवर्क का इशू है आज, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, ठीक है। एक बार हम आगे चलते हैं। हेडिंग बनाकर लिखिए, केंद्र राज्य केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं। केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर संविधान की विशेषताएं। विशेषताएं। इस विशेषता को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो हो सकता है संघात्मक, और दूसरा हो सकता है एकात्मक। संघात्मक एवं एकात्मक चर्चा हमने अभी कर भी ली है। संघात्मक एवं एकात्मक, इसको याद रख लेंगे। दो विशेषताएं हो सकती है। नीचे लिख दीजिए, प्रस्तुत खंड का हमने अध्ययन कर लिया है, विस्तार से कर लिया है आज। प्रस्तुत खंड का हमने अध्ययन कर लिया है। कर लिया है। एक बार देखिए, यदि ये वाला दिख रहा होगा तो बोर्ड सही आ रहा है। दिख रहा है? यदि ये वाला दिखेगा तो फिर क्लैरिटी सही है, अन्यथा सही नहीं है। फिर आज के क्लास को यहीं ड्रॉप करके इसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। जब तक टीम आ नहीं जाती है तब तक ये पूरा ठीक होगा नहीं। एक काम करते हैं, अगले क्लास में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे एक साथ, अन्य बातों को देखेंगे और टेस्ट सीरीज को देख लेंगे अगले क्लास में। इसको आज यहीं विराम दे दिया जाए, ठीक है? अगली क्लास देखते हैं कल या परसों कब होती है, लेकिन होगी जरूर अगली क्लास 2 दिन में। फिर शुभ रात्रि।